कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ। हाँ अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें। हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है,
आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो, दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काटे गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। कपड़े धोने वाली बहू। शादी के पहले से ही विभा को कपड़े धोने का बड़ा शौक था। कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी? उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी। जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हो, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है। मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं? सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाऊं। हाँ। अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा। हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है?
4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसे बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं? सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ देखो तो दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काटे गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती।
तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की। वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा, मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे, पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ाती है। एक दिन खाना खाने के बाद, नीरू, अब तो मुन्ना कुछ बड़ा हो गया, तो अब तुम वापस ज्वाइन कर लो ना जॉब। पर इस रिसेशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करो। फिर मुन्ना? माँ जी है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा लेंगे। पर माँ जी, उन्हें तो पसंद नहीं। तभी माँ जी वहाँ आ जाती है और प्यार से नीरू के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, अब मेरी समझ में आ गया बहू, पहले के और अब के समय में अंतर है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी। मेरी प्यारी माँ जी। ये कहकर नीरू उनके गले लग गई। शिक्षा, परिवर्तन संसार का नियम है, हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। और शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है।
श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ हाँ चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना। इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला। सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया। हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है। उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं। वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी। कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए। समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा, मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा।
अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज। शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर। इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ, अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी, खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी, रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा, जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है, जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी, जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटी की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया क्या? मुझे एक और शादी करने की जरूरत है। नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा।
कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। और कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी, ये क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। और ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है, अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब
अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है, देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं। और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते। वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है, तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। कानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा।
और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितने खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डालकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कहानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कहानी भी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था, तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लपलपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा कुछ करिए ना आप। हाँ करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं।
आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या, एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा, तुम्हारे पापा? तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है, मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। कामकाजी बहू। रवीना के 2 बच्चे थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती, लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार काम। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है, जब मन करा सोए, जब मन किया खाए। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अच्छा माँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। जी मम्मी जी, कोई काम है क्या आपको? क्या हुआ? रवीना बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के मजे लेती है, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? आपको क्या समझाऊं, छोड़िए। माँ, काम करना भी जरूरी है। मजबूरी नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो कम से कम घर का काम कर ले। बहू काम शुरू करती है। बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है, मम्मी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजिए, मैं घर का काम कैसे करूं? जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ। तुझे बताऊं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं, बच्चा तो सोता रहता है। अब देख लिया। खैर, बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी। ला, बच्चा मुझे दे और काम कर। बहू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो मन में सोचती है, बात तो सही है, बच्चे के साथ घर का काम करना असंभव है। वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसकी सहेली उससे कहती है, यार तू तो बड़ी लकी है, तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है, बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे क्या लकी, बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हूँ, वो अलग। हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है। जा अपना काम कर। अरे फिर भी ये तो है, यहाँ हमारे बच्चे को मैं क्रैश में छोड़ती हूँ, हर पल डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा। खैर चल, मुझे क्या।
बहू घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है। वो माँ को देखकर खुश हो जाता है। बहू मन में सोचती है कि बात तो सही है, सासू माँ सारा दिन काम करती है, मैं ऑफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ। वो सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी थक गई आप? और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उम्र भी नहीं रही। लेकिन चल तू बता, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बहू कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है। अरे आज सूरज कहाँ से उगा है, तू पहले उठ गई? चल अच्छा किया, मरने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली। चलो अब चलकर किचन में लगूं। माँ जी, आपको आज से काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम करने की ज़रूरत नहीं है मतलब? क्या तू करेगी आज से सारा काम? इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूँगी, ना ही आप करेंगी, बल्कि ये करेगी। तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है। ये कौन है बहू? माँ जी, ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं समझ पाई कि आप थक जाती हैं। आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए। और सास बहू बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप सब लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं, तो मैं आपकी बोरियत दूर करने के लिए लाया हूँ हेलो ऐप, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हेलो ऐप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग न्यूज़, फ़नी, एजुकेशनल, कुकिंग, डांस और भी बहुत सारे वीडियोस। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और करें अपनी बोरियत का खात्मा। कामचोर देवरानी। एक बार की बात है, सुषमा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुषमा उन्हें बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आना। शिवानी, जरा जाकर देखना सासू माँ क्या कह रही हैं। दीदी आप ही देख लो ना जाकर, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ। वो ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है। जी मम्मी जी, क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा खाना बना लेना बहू। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है। कुल मिलाकर 3 लोग और हमें मिलाकर हुए 9 लोग। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, घर की सफाई भी कर देना, हाँ अच्छे से। जी मम्मी जी, सब काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहू हैं और घर के काम करना हमारा फर्ज है। दीदी तो है ही सासू माँ की चमची, जब देखो सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही होती है और चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहां पल्लवी और सासू माँ जाते हैं। अरे बहू, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो शिवानी, आराम कर लो। नहीं नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सब काम कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगजीन पढ़ रही होती है। इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम। चलो सारा काम खत्म हो गया, शिवानी को देख आती हूँ।
शिवानी अपने कमरे में ईयरफोन में गाने सुनते सुनते सो जाती है और उसके साइड में मैगजीन भी रखी होती है। पल्लवी वहां आ जाती है और वो सब देखती है। ओहो, तो मतलब सब काम चोरी का बहाना था। अभी बताती हूँ इसको। घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ मैगजीन पढ़ रही है, गाने सुन रही है। पल्लवी रसोई से एक प्लेट और चम्मच लेकर आती है और शिवानी को थाली बजाकर उठाने लगती है। शिवानी अचानक से उठती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, मैगजीन भी पढ़ ली। तुम तो बहुत बड़ी झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम करने से बच सको। हाँ, बनाया बहाना। तो क्या करती, इतने सारे काम करती। मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए कर रही हूँ? नहीं तो क्या। तभी वहां सासू माँ आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने ही वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सब खाना खाने बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। तभी सुनील की मौसी बोलती है। वाह भाई वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है सुषमा जी। एक एक चीज में क्या स्वाद है। ये सुनकर शिवानी मुंह बना लेती है। उसे अपनी जेठानी की इतनी तारीफ रास नहीं आती। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों ही अच्छा है, पर आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बहुत ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन होती है। पल्लवी ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। कुछ देर बाद मेहमानों के जाने का वक्त हो जाता है। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई होती है। वो सबको शगुन के पैसे देती हैं और अंत में पल्लवी के पास आती है। तुम्हारे लिए शगुन का लिफाफा तो है ही, पर बहू तुम्हें एक और उपहार भी मिलेगा इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपने सोने के कंगन निकालकर पल्लवी को पहना देती है। ये लो, ये मेरे मनपसंद कंगन है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर शिवानी तो पूरी तरह से जल जाती है और गुस्से से रसोई में चली जाती है। तभी वहां पल्लवी आ जाती है और उसे अपने कंगन दिखाने लगती है। देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो है ना? मुझे लगता है कि अब सर दर्द शुरू हो गया होगा आपका। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिस पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। कामचोर बहू। कांता बहन की 2 बहुएं थी, बड़ी कल्पना और छोटी प्रिया। कल्पना का जैसा नाम वैसा ही काम। सारा दिन कल्पनाओं में रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम। अरे कल्पना बहू, जरा अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ मजेदार खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में, और वैसे भी मेरा काम करने का वक्त शाम का है, अब प्रिया को ही बोल दो। इतना कहकर कल्पना वहां से चली जाती है। कांता कल्पना के ऐसे रवैये से काफी परेशान रहती हैं। मैं बना देती हूँ माँ चटनी। ऐसा बोलकर प्रिया माँ को चटनी बनाकर प्लेट में खाने को देती है कि तभी वहां कल्पना आ जाती है। अरे वाह चटनी, जरा चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए। अरे नहीं बहू, तू तो रहने ही दे चटनी खाना, पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कांता और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। कल्पना सारा दिन या तो मोबाइल में YouTube देखती या फिर सोती रहती।
उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन कल्पना का पति अशोक उससे कहता है, अरे कल्पना, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहां वो बैठता है। तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो? देखो, सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपनी माँ का बोल ना बोलो। हाँ, कमरा तुम्हारा भी तो है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं तुम्हारे साथ मैं कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। कल्पना बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर से कमरे में चली जाती। इससे कांता बहन काफी परेशान रहती। एक दिन प्रिया कांता से कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ। आप कल्पना दीदी से कहिए ना कि सुबह और शाम का काम बांट ले। मैं तो अब सिर्फ एक वक्त का ही काम करूँगी। हाँ। अरे तू वो भी ना करना, एक बहू तो कामचोर थी ही, दूसरी भी आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। तभी वहाँ प्रिया का पति रमेश आ जाता है। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। प्रिया सारा दिन घर और रसोई का काम करती है, अब कुछ करो ना माँ। कांता मन में कुछ सोचती है और कल्पना के पास जाती है। कल्पना फोन पर मेकअप करना देख रही होती है। कल्पना, तुम सारा दिन बस मोबाइल देखती हो, घर का कोई काम भी कर लिया करो। प्रिया सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी। सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का प्रिया। आप लोगों ने काम को हवा बना रखा है। अरे पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा काम करने में आप लोग घबरा क्यों जाते हैं। और हाँ, बहुत ज्यादा प्रिया की तारीफ मत करिए मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, कल सुबह मुझे वक्त से खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अगली सुबह कल्पना रसोई में नहीं आती है। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, अरे भूख लगी है, आज खाने में क्या है? इतनी देर हो गई, आज किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ है सब। कल्पना को घर में कोई नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है जहाँ बड़ा सा ताला लगा होता है। अरे रसोई में ताला! ओ, मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने आज से सुबह का खाना मुझे बनाने को कहा था। हे भगवान, इतने लोगों का खाना बनाना क्या आसान है? तभी घर के सारे सदस्य बाहर से वापस आते हैं। वाह माँ जी, मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। मेरे मुंह में तो अभी भी स्वाद आ रहा है। अरे कल्पना, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही रह जाते। कल्पना को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। मैं अपना खाना खुद बना लिया करूंगी। कल्पना अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन उसका देर से उठना और काम न करने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर कल्पना को जैसे तैसे ही खाना बनाकर खाना पड़ता। पर एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, दीदी आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, हमें जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। कल्पना कमरे में पेट पकड़कर बैठी होती है। हाय मेरा दर्द, पेट दर्द के मारे मर रही हूँ मैं। अरे दीदी, क्या हुआ? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर को दिखाया आपने? माँ, कल्पना खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं सारे काम में मदद करूंगी, कभी आलस और काम चोरी नहीं करूंगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अचानक क्या हो गया जो तू काम करने को तैयार हो गई? कामचोर कल्पना। माँ, लगातार बासी और उल्टा पुल्टा खाना खाने के कारण मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम न करना पड़े इसलिए मैं 2 दिन का खाना एक दिन ही बना लेती थी।
बासी और खराब खाना खाने के कारण लेने के देने पड़ गए। पेट में दर्द हो रहा है। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। मुग्धा और उसकी सास के बीच पूरा समय सास के किसी ना किसी काम को लेकर मतभेद चलते ही रहते हैं। बहू, ओ बहू, जरा चाय बना दे। मुग्धा चाय लेकर आती है। ये लीजिए, और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस चाय पीने का मन था। जाओ तुम दूसरा काम करो। चाय पीने के थोड़ी देर बाद सास दोबारा मुग्धा को आवाज लगाती है। अरे बहू रे, आओ बहू, जरा हलवा तो बना दे, मीठा खाने को मन हो रहा है। इसी तरह मुग्धा की सास पूरा समय कोई ना कोई काम बताकर उसे रसोई से बाहर तक निकलने नहीं देती। कभी चाय, कभी हलवा, कभी पानी तो कभी दूध, हर समय खाने को चाहिए और उसके लिए अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाने। परेशान किया हुआ है इन्होंने। सास के जबरदस्ती परेशान करने की आदतों से दुखी मुग्धा एक शाम सचिन के साथ अपने कमरे में बैठी हुई बात कर रही होती है। सुनो जी, मम्मी जी की ये जानबूझकर मुझे परेशान करने की फरमाइशों से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। पूरे दिन में 1 सेकंड का आराम नहीं मिलता। रसोई से बाहर कदम रखती नहीं कि बहू ये बना दे, बहू री वो बना दे। अरे इनकी फरमाइशें चलती ही रहती है। अरे मुग्धा, माँ खाने की शौकीन है, पर उम्र हो चली है, खुद खाना नहीं बना सकती, इसलिए तुमसे बोलती है। अरे तो शौक भी उम्र देख कर रखने चाहिए ना। समझ में नहीं आता, हर समय फेविकॉल का जोड़ लगाए सोफे से चिपके बैठी रहती है। इतना सब डाइजेस्ट कैसे हो जाता है उन्हें? अरे तुम मेरी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं उनसे नफरत नहीं करती जी, बस परेशान हूँ। जहां मुग्धा अपने पति से ये सब बोल रही होती है, वहीं उसकी सास भी कमरे के बाहर दरवाजे से कान लगाए सारी बातें सुन रही होती है और अगली दोपहर रसोई में मुग्धा के पास जाती है। बहू, आज ना मेरा कुछ मसालेदार खाने का मन है। तो चाय बना दूं? मुझे बहुत पसंद है। अरे ना, ऐसा कर लिट्टी चोखा बना ले। और हाँ, जितना मसाला बातों में मिलाकर पति को सुनाती हो ना, सब्जी में भी वैसे ही डाला करो, खाना स्वादिष्ट बनेगा। सास की बात सुनकर मुग्धा हैरान रह जाती है। मतलब अब पूरा समय मुझ पर हुक्म चलाने के साथ बंद कमरे में हुई पति पत्नी की बीच की बातें भी सुनती है? अरे बात जब मेरी थी तो सुनने में क्या दिक्कत है? ये कहकर सास वहां से चली जाती है। अरे अब तो हद पार हो गई, इस तरह से तो ये मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। मुग्धा सास की हरकतों से परेशान उसका हल सोचने लगती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें सास का जन्मदिन आता है। मुग्धा बहुत खुशी के साथ अपनी सास को एंड्रॉइड मोबाइल गिफ्ट करती है। मम्मी, आपको सबसे बात करने के लिए बहुत दिक्कत होती है ना, कभी सचिन तो कभी मुझे बोलना पड़ता है, पर इस मोबाइल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जगह बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हैं अब आप। मोबाइल देख सासू माँ खुश हो जाती है, पर उसे इस्तेमाल करना तो आता नहीं, इसलिए साइड में रख देती है। जिसे देख मुग्धा घर का सारा काम छोड़ मोबाइल सेट कर सास को इस्तेमाल करना सिखाने लगती है, जिसके बाद अब सास पूरा समय मोबाइल में ही लगी रहती है। हाय, जब से मम्मी को मोबाइल मिला है मेरी लाइफ में कितनी शांति आई है। अच्छा है, इसी तरह बिजी रहे तो मैं भी सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अब मुग्धा जब मन करे काम करना, जैसा चाहे वैसा खाना बनाकर खाना, पूरा समय रिलैक्स और खुश रहने लगती है। क्या बात है, आजकल तुम बहुत चहक रही हो। अरे मम्मी जी से छुटकारा जो मिला है, अब ना फरमाइशें ना छुप छुप कर बातें सुनना। अच्छा, तो मोबाइल गिफ्ट करने की ये स्कीम थी। इसी तरह दिन बीतते हैं और अब मोबाइल पर लगी सास फरमाइशों की जगह सवालों के लिए बहू को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। अरे बहू सुन तो, देख जरा किसी का फोन क्यों नहीं मिल रहा।
रिचार्ज खत्म हो गया है। पर अभी 4 दिन पहले ही तो मैंने किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे मैंने कल तेरी कनाडा वाली मौसी सास से 3 घंटे बात की थी ना। क्या? इतना महंगा तो मोबाइल भी नहीं आया जितना महंगा इसका रिचार्ज पड़ रहा है। इसके बाद तो जैसे मुग्धा के दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे सास के पास उनके मोबाइल रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने की ड्यूटी ही बन जाती है। अरे मुग्धा, ये मोबाइल में अचानक तेरी मौसी सास की शक्ल क्यों दिखने लगी? और ये तो हिल भी रही है। मम्मी, ये गूगल डुओ का वीडियो कॉल है। इसमें आप बात करने के साथ एक दूसरे की शक्ल भी देख सकती हो। अच्छा, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब बताने के लिए पहले नहीं बताया। इसी बीच सचिन भी वहां आ जाता है और सास अपनी वीडियो कॉल में बिजी हो जाती है। क्यों, सास बहू में क्या गपशप चल रही है? इसे गपशप नहीं, दिमाग का दही होना बोलते हैं। पर तुम तो मम्मी को मोबाइल देकर बहुत खुश थी, फिर क्या हुआ? हाँ, उसका सुकून भी कुछ ही दिन मिला। अब घर के टंटे खत्म हुए तो मोबाइल की टिंग टिंग शुरू हो गई। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। आखिर तुमने मोबाइल अपने फायदे के लिए ही तो दिया है, तो फिर सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक उनके हाथ में ये फुंथरू रहेगा, तुम्हारी लाइफ में प्राइवेसी और सुकून रहेंगे। कहने का मतलब है अगर इससे प्यार बढ़े तो दाग अच्छे हैं। अरे मुझे पहले दिन से ही पता है मोबाइल किस मकसद से दिया गया है। भूलो मत, इससे पहले मैं बातें ही सुनती थी। सास की ये बात सुनकर मुग्धा शॉक में और सचिन हंसता रह जाता है।